निबंध आपको 4 का आप यहाँ पे आइए पार्ट 26 इसके अंतर्गत देखिए बलात्कार क्यों और कब तक। यहाँ देखिए झूठ नहीं बोलेगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेगी पर्वत शिखरों पर बरसी हुई थोड़ी सी बर्फ, झूठ नहीं बोलेगी झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदे पत्ते, उनसे ही पूछो सुमित्रा के मुंह में चिथड़े ठूस कर उसे कहाँ तक घसीटती ले गई उनकी जीप अपने पीछे बांध कर। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखा गया है। झूठ नहीं बोलेगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेगी पर्वत शिखरों पर, झूठ नहीं बोलेगी हवाएं। देखिए झूठ नहीं बोलेगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेगी पर्वत शिखरों पर बची हुई थोड़ी सी बर्फ, बची हुई थोड़ी सी बर्फ, झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदे पत्ते, उनसे ही पूछो सुमित्रा के मुंह में चित्रे ठूस कर उसे कहाँ तक घसीटती ले गए उनकी जीप अपने पीछे बांध कर। फिर देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक अच्छा जो था दर्दनाक आपको लिखा गया है, उसको यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ जो कहा गया बलात्कार मानव सभ्यता के विकास के उन तमाम दावों को झुठलाता है जहाँ मानवीय गरिमा को निर्विवाद माना गया है। अपने स्वरूप में घृणित होने के साथ साथ यह अपने प्रभाव में और भी अधिक घृणित है, अर्थात अन्य घटनाओं से इतर। इसमें पीड़ित को भी सामाजिक बहिष्कार समेत अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। देखिए बलात्कार सिर्फ शारीरिक बल द्वारा किया गया यौन दुराचार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में वे तमाम यौन शोषण आते हैं जिन्हें किसी दबाव कारण किया जा रहा है। दरअसल बलात्कार एक जटिल फिनोमिना है और अलग बलात्कार की घटनाओं के पीछे कुछ समान और कुछ भिन्न कारण काम करते हैं। हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर और बस्तर में हुए बलात्कार की घटनाओं को एक तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसी तरह पिता, चाचा, मामा, भाई या पड़ोसी द्वारा किया गया बलात्कार अलग समझ की मांग करता है। इसी तरह पिता, चाचा, मामा, भाई या पड़ोसी द्वारा किया गया बलात्कार अलग समझ की मांग करता है। अमीरों द्वारा गरीब महिलाओं से बलात्कार में ठीक वे कारण काम नहीं करते जो किसी गरीब द्वारा किसी अमीर महिला से बलात्कार के मूल में होते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं, लड़कियों, बच्चों के साथ नहीं होता। छोटी उम्र के लड़कों, तृतीय लिंगियों और पशुओं के साथ होता है। इस विविधता से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बलात्कार के मूल में यौन इच्छा की आक्रामकता एक कारण के रूप में भले मौजूद हो, यौन इच्छा की आक्रामकता एक कारण के रूप में भले मौजूद हो, पर वास्तव में वह ना तो अकेला कारण है और ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बेहतर होगा कि बलात्कार के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए उसके कारणों पर विचार करें। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले इस प्रश्न पर गौर करें। देखिए पहले इस प्रश्न पर गौर करना अधिक समीचीन होगा कि उत्तर पूर्व के मातृसत्तात्मक मैट्रिआर्कल समाजों की तुलना में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में बहुत ज़्यादा बलात्कार क्यों होते हैं। दरअसल यह कानून व्यवस्था से ज़्यादा समाज और संस्कृति का मसला है। इसकी जड़ें पुरुषवादी समाज संरचना देखिए पुरुषवादी समाजी संरचना या प्रीत सत्ता पैट्रियार्की में धंसी है। ऐसे समाज में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग भेद के मूल्यों पर टिकी होती है, जिसकी वजह से बचपन में ही यौन आक्रामकता के बीच पड़ जाते। एक मिनट फिर देखिए इसकी जरिए पुरुषवादी समाजिक संरचना या पीड़ सत्ता पैट्रियार्की में धंसी है। ऐसी समाज में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग भेद के मूल्यों पर टिकी होती है, जिसकी वजह से बचपन में ही यौन आक्रामकता के बीच पड़ जाते। उदाहरण के तौर पर लड़कों को लड़कियों को नहीं बचपन से ही बंदूक, तीर, कमान, तलवार से मर्दाना खिलौने दिए जाने का परिणाम यह होता है कि इन हथियारों के मूल में बसी हिंसा की भावना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। उनके साहस, लड़ाकूपन, आक्रामकता, शारीरिक मजबूती जैसे लक्षणों की प्रशंसा की जाती है और विनम्रता, संवेदनशीलता, अनुभूति, प्रवणता ऐसे गुणों का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर किसी लड़के की आंख से 2 बूंद आंसू बह जाए तो उसे लड़की का कर उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या उसे घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि उन कामों के लिए तो माँ बहनें हैं ही और बाद में पत्नी
और बाद में देखिए अब क्या और बाद में पत्नी हो उसे राजा बेटा उसे राजा बेटा कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि बेटी के लिए इसका समतुल्य संबोधन व्यवहार में नहीं आता। इसका समतुल्य संबोधन व्यवहार में नहीं आता। ऐसी परवरिश से वह खुद को औरत का मालिक समझने लगता है, जिस तरह उसकी माँ उसके पिता की गुलामी झेलती है। वैसे ही वह अपनी पत्नी के रूप में गुलाम की खोज करता है। वह पत्नी को तथाकथित आर्थिक सुरक्षा देकर बदले में उसकी आज़ादी ही नहीं छीन लेना चाहता, बल्कि उसे वस्तु का इस्तेमाल करने का हक भी हासिल कर लेना चाहता। वह देखिए क्या वह शादी भी करता है तो घोड़ी पर बैठकर और तलवार टांग कर, जैसे कि युद्ध लड़ने अपहरण करने जा रहे हो। लड़की के घरवाले भी कन्यादान करते हैं, मानो उसे कोई वस्तु सौंप रहे हैं। सुहागरात के कोमल अवसर पर वो लड़का युद्ध जीतने के मूड में रहता है। वह साबित करना चाहता है कि उसे पत्नी के शरीर को भोगने का मुक्त लाइसेंस हासिल कर लिया है। कुछ समुदायों में तो प्रथा है कि सुहागरात के सेज पर बिछाई गई सफ़ेद चादर पर अगर सुबह लाल धब्बे ना मिले तो लड़की के पुंसत्व पर संदेह किया जाता है। देखिए पुंसत्व पर संदेह किया जाता है। यौन संबंध के लिए पत्नी की सहमति इन समुदायों के पुरुषों की कल्पना से परे की वस्तु है। पत्नी का बलात्कार उनका दैहिक और व्यवस्थित अधिकार बन जाता है। पत्नी का बलात्कार उनका दैहिक और व्यवस्थित अधिकार बन जाता है। औरतों के प्रति लंबे समय से संचित यही दृष्टिकोण जब सड़कों पर चलता है तो बलात्कार कहलाता है। एक अजीब सा सच है कि बलात्कार की अधिकांश घटनाएं घर परिवार के भीतर या आस पड़ोस में घटती है। ये घटनाएं तात्कालिक यौन तनाव का परिणाम न होकर लंबी योजना का परिणाम होती है। इनमें से अधिकांश मामले तो कभी सामने आ ही नहीं पाते, क्योंकि शिकायत करने पर औरत को ज़्यादा नुकसान होता है। गौरतलब है कि पीड़ सत्तात्मक समाजों में औरत की पूरी जिंदगी इस बात पर टिकी होती है कि उसका पति और परिवार उसे बेघर न कर दे। अर्थात स्त्री की व्यवस्था हो गई है कि वह परिवार जैसे संस्था पर आश्रित है, भले इस संस्था से उसके शोषण को वैधता मिलती हो। देखिए अब क्या लड़कियों को आमतौर पर ना शिक्षा मिलती है, ना ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा। राज की ओर से कोई ठोस सामाजिक सुरक्षा भी उन्हें नसीब देखिए राज की ओर से कोई ठोस सामाजिक सुरक्षा भी उन्हें नसीब नहीं है। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ यही है कि उन्हें कैसा पति और कैसी ससुराल मिलेगी। इसलिए बेटी की परवरिश का केंद्र बिंदु यही होता है कि उसे कैसे बेहतर पति के लायक बनाया जाए। इस योजना को बाधित कर सकने वाली हर संभावना से बचने की कोशिश की जाती है। बलात्कार ऐसा एक खतरा है जो लड़की या स्त्री की सारी भावी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हमारा समाज स्त्री की पवित्रता उसके शरीर से तय करता है, मन से नहीं। वह बलात्कार को स्त्री के साथ हुई एक साधारण दुर्घटना के रूप में नहीं लेता, बल्कि उसे विवाह और सामाजिक संबंधों से बेदखल कर लेता है। औरत जिसके पास समाज सुरक्षा एकमात्र विकल्प परिवार है, इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। इससे बलात्कार हो भी जाए तो अधिकांश मामलों में वह ना तो शिकायत करती ना पलट कर जवाब देती है। धीरे धीरे वह सब कुछ सहन कर लेने की आदी हो जाती है। गौरतलब है कि लगभग 90% ज़्यादा रिपोर्टेड बलात्कार घर के भीतर आस पड़ोस में होते हैं। ये भी सच है कि घरों के अंदर के अधिकांश बलात्कार कभी सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वे उन्हीं पुरुषों द्वारा किए जाते हैं जिनका काम उस महिला को सुरक्षा गारंटी देना है। अगर वे उसे छोड़ दे तो स्त्री के लिए जिंदगी खुद एक चुनौती बन सकती है। स्त्री के लिए जिंदगी खुद एक चुनौती बन सकती है। दूसरे स्तर पर बलात्कार एक दमनकारी कार्रवाई की भूमिका के रूप में सामने आता है। इस भूमिका में इसका इस्तेमाल किसी परिवार या समूह को नीचा दिखाने के लिए या उससे बदला लेने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो लड़कों द्वारा दी जाने वाली गाली आमतौर पर दूसरों की माँ या बहन को बलात्कार करने की धमकियाँ ही होती है। सीधी सी बात है कि किसी की माँ या उस उम्र की महिला के प्रति यौन आकर्षण तो इसका कारण नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी गालियाँ किस और इशारा करती। इस प्रश्न का उत्तर इस बात में छिपा है कि हमारे समाज ने औरतों को यौन सुचिता को घर की इज्जत का प्रतीक बना दिया है। किसी घर या समुदाय की इज्जत तार करनी हो तो उसकी औरत का बलात्कार करना सबसे सरल उपाय समझा जाता है। उदाहरण के फूलन देवी का गैंगरेप यौनिक नहीं, जाति दमन का मामला था। देखिए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हमेशा दबंग समूह, कमजोर समूह की औरतों को बलात्कार करते, चाहे वह गुजरात का मामला हो या भागलपुर का। अगर बलात्कार के आंकड़े को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश मामलों में सिर्फ यौन क्रिया का मामला न होकर दोहरे या तीसरे दमन का मामला होता है। इस दमनकारी कार्रवाई के प्रति कारण ही ऐसे बलात्कार में
में बात ऐसे बलात्कार में बात यौन क्रिया तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे आगे बढ़ जाती है। कई लोग क्रूरता से औरतों का अंग भंग कर देते हैं, तो कुछ अप्राकृतिक सेक्स तथा मारपीट करके उन्हें नोच डालने की कोशिश करते हैं। ये सब इसलिए होता है कि दूसरा समुदाय डर जाए। डराने के सॉफ्ट टारगेट के तौर पर महिलाओं को चुना जाता है। बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े जीने से धकेल दिए जाने में कोई फ़र्क नहीं। देखिए, बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े जीने से धकेल दिए जाने में कोई फ़र्क नहीं है। सिवाय इसके कि उस हालत में भीतर ही भीतर रिश्ते हैं जख्म। बलात्कार किए जाने और ट्रक से कुचल दिए जाने में कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि उसके बाद मर्द पूछता है मज़ा आया। इसका मतलब यह नहीं है कि बलात्कार में यौन आक्रामकता की कोई भूमिका नहीं। बड़े शहरों में होने वाले बलात्कार की वारदातों में इसकी भी बड़ी भूमिका है। दरअसल किसी समाज में यौन इच्छाओं की तीव्रता और उसकी संतुष्टि के अवसरों में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इस संतुलन का अभाव बलात्कार की वारदातों की उर्वर भूमि का काम करता है। समस्या यह है कि बड़े शहरों की संस्कृति ने पिछले कुछ समय में जिस अनुपात में यौन इच्छाएं भड़की है, उस अनुपात में हर वर्ग को उनकी पूर्ति के अवसर मुहैया नहीं कराए हैं। खासतौर बड़े शहरों का निम्न वर्ग इस वंचन का भयानक शिकार है और यही कारण है कि बड़े शहरों में रिपोर्ट किए जाने वाले बलात्कार घटनाओं में निम्न मध्यम वर्ग के आरोपी बहुत ज़्यादा अनुपात में होते हैं। निम्न मध्यम वर्ग के आरोपी बहुत ज़्यादा अनुपात में होते हैं। इस बात को कुछ विस्तार में समझा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि शहरों में मीडिया और इंटरनेट की सघन उपस्थिति जीवन अभिव्यक्तियों, विशेषतः पोर्न को सहज उपलब्ध बना देती है। वैसे तो पोर्न हर युग में रहा है, और पर आज का ऑडियो विजुअल पोर्न पर प्रभाव पैदा करने की ताकत अपना साना नहीं रखता। देसी विदेशी पोर्न की सहज उपलब्धता किशोर और युवाओं, विशेषतः लड़कों को उसका दीवाना बना देती है। वे रात दिन नए यौन अनुभवों की कल्पना में डूबे रहते। टीवी पर दिखाए जाने वाले कई विज्ञापन उनकी यौन इच्छाओं को गैर जरूरी तौर पर भड़काते हैं। यह बात विशेष रूप से परफ्यूम, कॉन्डोम, अंडरवियर आदि के विज्ञापन में दिखती है, जिनमें सुंदर लड़कियों का भयानक वस्तुकरण ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। फिल्मों के आइटम सॉन्ग अन्य कामुक दृश्य पर यौन इच्छाओं को उत्तेजित करते। ये सारे देखिए यहाँ पर ये सारे दृश्य उन युवाओं के अवचेतन मन पर धीमे असर डालते रहते हैं। पोर्न साइट देख कर वे अपनी इच्छित प्रेयसियों की छवि करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ एक और युवाओं पर इन यौन प्रति आक्रमण बढ़ा है, वहीं कैरियर बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा भी कठिन हुई है, जिसके कारण विवाह की औसत उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। आज के शहरी युवाओं को एक लंबा समय तक इस अंतर्विरोध के साथ गुजरना होता है कि इसका सीधा परिणाम है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए विवाहित संबंधों की भूमिका बढ़ रही है। गर्भ निरोधक के विकास ने यौन इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े हुए खतरे भी खत्म कर दिए, जो पहली पीढ़ियों को यौन सुखों से दूर रहने के बाद करते थे। ये युवा इस माहौल के कारण लगभग रोगी जैसे हाथ में रहते हैं। पर यह एक ऐसी बीमारी है जो सम्मोहित और मदहोश करती है। वे इससे बचना नहीं चाहते, चाहे भी तो मित्र समूह के दबाव के कारण नहीं बच सकते। सड़कों पर चलते समय वे आसपास दिख रही लड़कियों और महिलाओं में स्वाभाविक तौर पर वही छवि खोजते हैं। देखिए यहाँ पर सड़कों पर चलते समय वे आसपास दिख रही लड़कियों और महिलाओं में स्वाभाविक तौर पर वही छवि खोजते हैं। बलात्कारी तुम्हारे प्रेमी का भाई है। वह सिनेमा घर में बैठता है, तुमसे सट कर पॉपकॉर्न खाता हुआ। बलात्कार पनपता है सामान्य पुरुषों के कल्पना रोग में, जैसे कूड़े के ढेर पर गोबरेरा। बलात्कार का भय एक शीतलहर की तरह बहता है, हर समय चुभता है किसी औरत के कुबर पर। सार यह है कि हम यौन इच्छाओं के विस्फोट के युग में रहते हैं। देखिए सार यह है कि यहाँ पर क्या है, सार यह है कि हम यौन इच्छाओं के विस्फोट के युग में रहते हैं। हमारे समय के लोगों की जितनी रुचि यौन अनुभवों या यौन आकांक्षाओं में है, उतनी शायद कभी नहीं थी। यह भूख साधारण और नैसर्गिक नहीं है। इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बाजार, फिल्मों, गीतों और पोर्न द्वारा चला गया है। यहाँ देखिए एक खास बात देखिए यहाँ पर क्या है कि सवाल उठता है कि जिस समाज में यौन इच्छाएं इतनी भयानक तरीके से बढ़ी हुई है, देखिए यहाँ पर क्या कि सवाल उठता है कि जिस समाज में यौन इच्छाएं इतनी भयानक तरीके से बढ़ी हुई है, वहाँ उनकी पूर्ति का क्या विकल्प है। दरअसल इन विकल्पों की दुनिया में काफ़ी ऊंच नीच है। जिस विज्ञापन या सुंदरता के भोग के सपने लोग पाले हैं, वैसी सुंदरता समाज में कम लोगों तक सीमित है। इससे एक भयानक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जो कभी कभी हत्या देखिए जो कभी कभी
जो कभी-कभी देखिए जो कभी-कभी हत्या आदि का कारण भी बनती है। इस व्यवस्था को सुंदरता का पूंजीवाद कहा जाता है। यूँ तो यह पूंजीवाद विवाह व्यवस्था के भीतर हमेशा मौजूद रहा है और इसने सबसे सुंदर लड़कियाँ, सबसे अमीर और ताकतवर पुरुषों को भी उपलब्ध कराया है। पर देखिए यहाँ पर क्या पर आजकल ये अपने देखिए आजकल ये अपने सबसे भयानक रूप में मौजूद है। जो सुंदर और आकर्षक किशोर युवा हैं, वे इस पूंजीवाद के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। अंग्रेजी स्कूल, अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले युवकों को यह मौका हमेशा उपलब्ध है कि वे तथाकथित स्मार्ट लड़कियों, विज्ञापन सुंदरियों से मैत्री साध कर अपनी कुंठाओं से मुक्त हो जाए। जो लोग इस वर्ग से बाहर हैं देखिए जो लोग इस वर्ग से बाहर उनके लिए यौन इच्छाओं की इस भड़काऊ बाजार में कुंठित रहना मजबूरी है। उनमें भी अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस देखिए दुनिया के हर बड़े शहर में सेक्स भी एक उत्पाद है। दुनिया के हर बड़े शहर में सेक्स भी एक उत्पाद है जिसे खरीदा जा सकता है। अगर जेब भरी हो तो अपनी पसंद के अनुसार सुंदरता के बाजार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। मतलब एक तरह से एक अच्छा लाइन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्या गलत चीज़ों से बचने की एक अच्छा लाइन यहाँ पर कहा गया है। देखिए आपको क्या दुनिया के हर बड़े शहर में सेक्स भी एक उत्पाद है। सेक्स भी एक उत्पाद जिसे खरीदा जा सकता है। अगर जेब भरी हो तो अपनी पसंद के अनुसार सुंदरता के बाजार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुंठाओं से बचे रह सकते हैं। पर बाकी वर्गों के साथ अवैध रूप से बढ़ी हुई इन इच्छाओं की पूर्ति के कम मौके हैं। गरीब तथा अवर्ण युवक मीडिया द्वारा रचे गए जाल के कारण ऐसी ही विज्ञापन सुंदरियों के सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करना उनकी हैसियत से बाहर की बात होती है। उन गरीबों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ उन्हें उस वर्ग में प्रविष्ट नहीं होने देती कि वे ऐसी सुंदरता को हासिल कर सकें। ऐसा नहीं कि उनके वर्ग में सुंदरता नहीं होती है, पर वह भी आमतौर पर पूंजीवाद ताकतों द्वारा उच्च वर्ग में खींच ली जाती है। कुल मिलाकर इन गरीबों के हिस्से में कुंठा ही आती है, कभी ना मिटने वाली कुंठा। यानी कुंठा किसी नाजुक क्षण में उन्हें मजबूर करती है कि वे सब आगां पीछा मुड़कर किसी सुंदर स्त्री को दबोच ले और बाद में परिणामों की भयावहता देखकर पछताते रहें। देखिए यहाँ इससे जुड़े एक और कारण पर गौर करना चाहिए कि जो शायद बलात्कार जुड़ी हिंसा पर कुछ प्रकाश डाल सके। इसका संबंध असंतुलित विकास, शहरीकरण और प्रवासन जैसे विषयों से भी है। हम जानते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर आते हैं। वे ये रिक्शा, बस, ऑटो चलाने या मजदूरी, चौकीदारी जैसे बोझिल और थकाऊ काम करते हैं। इनकी आय इतनी कम होती है कि आमतौर पर ये पत्नी परिवार और अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाती। इन्हें ना पारिवारिक आत्मीयता नसीब होती है, ना गृहस्थी प्रेम की कोमल और गुलाबी दुनिया। इनका काम इतना बोझिल होता है कि सृजनात्मक संतोष नहीं दे पाते। इनका काम इतना बोझिल होता है कि वह सृजनात्मक संतोष नहीं दे पाता। कि यह संपूर्ण भावनात्मक सृजनात्मक असंतोष एक और उन्हें शराब और नशे की ओर धकेलता है, तो दूसरी ओर इनकी यौन आक्रामकता तथा अपराध करने की हिम्मत को बढ़ाता है। देखिए मेडिकल साइंस के कुछ लोगों द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पुरुषों में यौन आक्रामकता पैदा करता है, वह तनाव, असंतोष और गुस्से के कारण और उद्दीपित हो जाता है। वह तनाव, असंतोष और गुस्से के कारण और उद्दीपित होता है। तनाव से भरी जिंदगी के समानांतर हर समय आसपास मौजूद महानगरीय यौन चकाचौंध इनकी शारीरिक भूख को बेहतर उद्दीपित कर देती है। इतनी ज़्यादा कि यौन असंतोष इनका अस्थायी भाव हो जाता है और बार बेचैन करता है। उनके पास ये विकल्प होता है कि वे किसी वेश्या के पास चले जाए जहाँ पर वेश्यावृत्ति हमारे देश में गैरकानूनी है। अगर गैरकानूनी वाले पक्ष को छोड़ दे तो भी इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वे 5 तारा होटलों के विज्ञापन वाले सुंदर कॉल गर्ल्स के पास जा सके। परंपरागत रेड लाइट इलाके में ये जा सकते हैं, पर वो इनके सपनों को संतुष्ट नहीं कर पाता। कुछ देशों ने इस असंतोष को दूर करने के लिए यौन खिलौने, सेक्स टॉयज की अनुमति दी है, जो काफ़ी हद तक इस अभाव की पूर्ति करने में कारगर साबित होती हैं। पर चूंकि भारत में यह विकल्प भी गैरकानूनी है, इसलिए कुंठित युवाओं के तनाव का विवेचन हो नहीं पाता। इन सब का परिणाम यह होता है कि वे दिमाग में पर एक बोझ लिए रहते हैं कि जब कभी उन्हें कोई आकर्षक लड़की या महिला दिखती है, विशेषतः ऐसी लड़कियाँ या महिलाएं जिनका पहनावा काफ़ी उदार किस्म का हो,
तो उनका मन बुरी तरह जोर मारता है, पर आसपास के माहौल का डर हर बार भारी पड़ता है। ऐसी हर विफलता नारीदेह के प्रति इन्हें ज़्यादा भूखा और बीमार बना देती है। देखिए यही संचित कुंठा एक अजीब सी कुलता जन्म देती है। यही कारण है कि अगर कभी कोई लड़की इनके जाल में फंस जाती है तो मामला सिर्फ यौन क्रिया तक नहीं रह जाता, वो उसके बलात्कार के बहाने वो हर पिछली प्यास बुझा देना चाहता है। देखिए उसके बलात्कार के बहाने वो हर पिछली प्यास बुझा लेना चाहता है और लेना चाहता है। देखिए उसकी देह को नोच नोच कर हर पुरानी हाल का बदला लेना चाहता है। उसकी हर चीख इनके कुंठित मन को गहराई तक संतुष्ट करती है। उसकी हर चीख इनके कुंठित मन को गहराई तक संतुष्ट करती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर बलात्कार एक कारण सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति में भी छिपा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर बलात्कारों का एक कारण सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति में भी छिपा है। बलात्कार का अधिकांश अपराधियों को तो यह भय ही नहीं होता है कि उनका परिवार और समाज उनका बहिष्कार कर देगा। सामंती समाज के लड़के द्वारा किए गए बलात्कार को क्षम माना जाता है। कुछ लोग तो उसे प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का मुक्त देखिए कुछ लोग तो उसे प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस कर मुक्त हो जाते हैं। दूसरी और बड़े शर्म होने वाले बहुत से बलात्कार उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो बाहर दूसरे क्षेत्र से आए हैं और अपने समाज के दबावों से तात्कालिक तौर पर मुक्त हैं। जातिवादी या सांप्रदायिक दमन के समय तो सामाजिक दबाव पूरी तरह हट जाते हैं और ये अपराध सामाजिक प्रशंसा का कारण बन जाता है। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि अगर समाज इसे अत्यंत घृणित कार्य के रूप में देखे और अपराधी का समाज से बहिष्कार कर दे तो अधिकांश लोग ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। कानून से लड़ना आसान है पर समाज से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। कानून से लड़ना आसान है पर समाज से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। देखिए कानून के भय का अनुपस्थित होना भी बलात्कार देखिए कानून के भय का अनुपस्थित होना भी बलात्कार का एक स्पष्ट कारण है। देखिए अपराधी को पता होता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अदालतों में प्राय साबित कर दिया गया कि यौन संबंध में लड़की की सहमति शामिल थी। देखिए अदालतों में प्राय साबित कर दिया जाता है कि यौन संबंध में लड़की की सहमति शामिल थी। अपराधियों के वकीलों का प्रसिद्ध परंपरागत और घटिया तर्क है कि अगर सुई हिलती रहे तो उसमें कोई धागा कैसे डाल सकता है। पशु विचारक रूसो ने कहा था कि औरत की मर्जी के बिना कोई यौन संबंध नहीं बना सकता। पुलिस कर्मचारी प्राय सामंती समाज से ही आते हैं और वे इसे और देखिए यहाँ पर क्या और वे इसे बहुत चिंताजनक कृत नहीं मानते। देखिए वे खुद लड़की को समझाते हैं कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें क्योंकि उसके लिए ऐसे मामले में पढ़ना ठीक नहीं है। सरकारी वकील प्राय सुविधा और इच्छा शक्ति से वंचित होते हैं। अगर आरोपी अमीर है तो उसके वकीलों के सामने वे टिकने की ताकत नहीं रखते। कई मामलों में तो वे आरोपियों से पैसा लेकर खुद ही मामले को कमजोर बना देते हैं। न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। कानून के प्रावधान भी कमजोर है। अधिकांश मामलों में आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर घूमते हैं और शिकायत करने वाली लड़की हमेशा दूसरी दुर्घटना के भय में जीती है। कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी और थका देने वाली है। वह बलात्कार से भी ज़्यादा प्रताड़ित करती है। फिर अदालतों के पास न्यायाधीश और अन्य सुविधाएं कम होने के कारण मुकदमे कई सालों तक लटकते रहते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। वहाँ भी सजा हो जाए तो राष्ट्रपति से दया की अपील का प्रावधान है। यह सब होते तो न्याय का गला पूरी तरह घुट चुका होता है और अपराधियों के मन में कुल मिलाकर भय का संचार नहीं हो पाता। देखिए सवाल यह भी है कि बलात्कार की इस संस्कृति को कैसे रोका जा सकता है। इसके कानूनी उपाय तो एक छोटा सा पक्ष है। असली समाधान बहुत से उपायों को एक साथ लागू करने में छिपा है। भूलना नहीं चाहिए कि सामाजिक उपाय धीरे धीरे असर दिखाते हैं। इससे अधैर्य से बचते हुए कई उपायों एक साथ लागू करना होगा। देखिए यौन आक्रमण के मामलों के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। इसमें महिला न्यायाधीशों को उपस्थिति पर बल दिया जाए। इन्हें मामला निपटाने के अधिकतम 3 महीने का समय दिया जाए। किसी अदालत में ज़्यादा मामले हो तो ऐसी दूसरी अदालत को मामला स्थानांतरित किया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी ही अवधि निर्धारित करे। राष्ट्रपति ऐसे मामलों पर अति दयालु होने से बचे और 3 महीनों के भीतर दया याचिका का निपटारा करे। पीड़ित को बार बार अदालत आने की बाध्यता से मुक्ति मिले। पीड़ित को बार अदालत आने की बाध्यता से मुक्ति मिले। अगर अदालत में तकनीकी सुविधा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से ही उसकी गवाही हो ताकि उस पर दबाव न पड़े। इसके अलावा अगर अपराधी न्यायाधीश के सामने गुनाह कबूल कर ले तो अपराध की स्थिति में दंड की मात्रा कुछ कम भी की जा सकती है ताकि न्याय मिलने में देरी न हो। अगर बलात्कार किसी छोटी बच्ची का हो या उसमें हिंसा भी शामिल हो तो किसी भी स्थिति में जमानत न दी जाए।
फिर आपको देखिए क्या ऐसे मामलों के हर शहर में पुलिस की विशेष शाखा क्राइम ब्रांच की तरह हो जिनमें अधिकांश कर्मचारी महिला हो। जो पुरुष कर्मचारी हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे महिलाओं या बलात्कृत व्यक्तियों के दर्द को महसूस कर सामंती बयान अपनाए। तृतीय लिंगियों के अधिकारों तथा उनकी सामाजिक दशा के संबंध में संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए इस विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। शीर्ष अवधि में यह प्रशिक्षण सभी पुरुष कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वेश्यावृत्ति को समाप्त करना किसी समाज की वेश्यावृत्ति को समाप्त करना किसी समाज के बस की बात नहीं। इस बात पर गंभीर चर्चा का वक्त आ गया है कि क्या उसे वैधता प्रदान की जाए। लेकिन इस कदम से बलात्कार की संभावना तो कम होगी ही और भी कई लाभ होंगे। जैसे ये दलालों द्वारा व्यवसायों के आर्थिक एवं दैहिक शोषण को रोकेगा। उनके बच्चों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करेगा तथा एड्स जैसे रोगों के संक्रमण को कम करने में सहायक होगा। इसके अलावा प्लास्टिक सेक्स टॉय अर्थात यौन खिलौनों को भी वैधता प्रदान करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर यौन इच्छाओं की संतुष्टि निजी वस्तुओं के सहारे हो जाए तो शायद हम कई संभावित बलात्कारों तथा एड्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। पुलिस सेना अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर घर जाने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी यौन इच्छाएं संतुष्ट रहे। काम का दबाव और तनाव भी इतना नहीं होना चाहिए कि वह बलात्कार का रूप ले ले। देखिए युवा कर्मियों का यथासंभव ऐसी जगहों पर नियुक्त किया जाना चाहिए कि वे चाहे तो अपने परिवार को साथ रख सके या देखिए यहाँ पर क्या साथ रख सके या आसानी से अपने घर आ जा सके। देखिए शहरों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य स्थिति सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें इतना वेतन मिलना ही चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ शहर में रह सके। छुट्टियां भी इतनी जरूर मिले कि अमानवीय तनाव से बचे और समय पर अपने घर जा सके। काम की अवधि भी सामान्य स्थिति में 8 से 9 घंटे से ज़्यादा न हो। महिलाओं को शिक्षा मिले ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा रोजगार पर हो ताकि वे धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता से मुक्त हो सके। उन्हें महिलाओं के ऊपर अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही आत्मरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए ताकि वे सॉफ्ट टारगेट ना रहे। उन्हें आत्मरक्षा के लिए छोटे मोटे उपायों जैसे मिर्च का स्प्रे, सेफ्टी पिन आदि साथ रखना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें संपत्ति में हिस्सा दिए जाने का मामला गंभीरता से उठाना चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वे प्रतिरोध कर सके और अपराध स्वतः कम हो जाएंगे। ऐसे फंड का निर्माण भी किया जाना चाहिए जिससे बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उनके लिए विशेष बीमा जैसी योजना भी चलाई जानी चाहिए ताकि ऐसी किसी दुर्घटना की स्थिति में उनका पुनर्वास आसान हो सके। देखिए जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड की व्यवस्था उसी तरह टीवी के विज्ञापन और कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए। सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए इनकी सदस्यता समाज शास्त्रियों, प्राध्यापकों, रिटायर्ड न्यायाधीशों, वरिष्ठ पत्रकारों आदि को भी दी जा सकती है। रात के 11 बजे से पहले वही कार्यक्रम दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों के मन पर अनुचित असर न डाले। उसके बाद सिर्फ वयस्कों को संबंधित कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद सिर्फ वयस्कों को संबोधित कार्यक्रम दिखाया जा सकता है। इंटरनेट पर पोर्न साइट्स को रोकने का उपाय तो हो सकता है तो क्या जाना चाहिए। साथ ही स्कूल तथा मीडिया द्वारा माता पिता को बताया जाना चाहिए कि बच्चों को इनसे कैसे बचाया जा सकता है। साथ ही स्कूल तथा मीडिया द्वारा माता पिता को बताया जाना चाहिए कि बच्चों को इनसे कैसे बचाया जा सकता है। स्कूल में आपको नवीं कक्षा से यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन अवश्य दी जाना चाहिए। यौन शिक्षा का अर्थ व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा से जिसमें बच्चों को समझाया जाए कि कैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर गत स्पर्श आदि को पहचान सकते हैं। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज यौन संकेतों को समझने की परिपक्वता भी विकसित की जानी चाहिए। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज यौन संकेतों को समझने की परिपक्वता भी विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि विवाह से पूर्व यौन अनुभवों के क्या नुकसान हो सकते हैं। संसद या किसी भी विधानमंडल या पंचायत आदि चुनाव में ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रत्याशी बनने पर रोक लगाई जानी चाहिए जिन पर बलात्कार जैसे किसी मामले अपराध सिद्ध हुआ हो या जिसके विरुद्ध न्यायालय को प्रथम दृष्टया आरोप सत्य दिखाई पड़े। सबसे बड़ा क्रांति का परिवर्तन समाज दृष्टिकोण होना चाहिए। बलात्कार को दुर्घटना की तरह देखने की आदत विकसित की जानी चाहिए। देखिए बलात्कार को दुर्घटना की तरह देखने की आदत विकसित की जानी चाहिए। जिस तरह सड़क की दुर्घटना में हम पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसे अपराधी नहीं मानते वैसे बलात्कार पीड़ित महिला के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। उसे जिंदगी भर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि ऐसे अपराध करने के प्रति भय पैदा ही हो। घर के भीतर लिंग समता के गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहभागी बनाया जाना चाहिए। परवरिश की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए
चाहिए कि लड़कों और लड़कियों के बीच अधिकतम समता सुनिश्चित हो। धर्म से जुड़े विश्वासों को भी इस कोण से जांचा जाना चाहिए कि वे लिंग भेद को प्रोत्साहित तो नहीं करते हैं। उपरोक्त सुझाव समाज को यौन अपराध और उनसे जुड़ी अहिंसा से काफ़ी हद तक बचा सकता है। लेकिन इन्हें सफल बनाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, सामाजिक इच्छा शक्ति की भी बड़ी भूमिका है। यह रास्ता स्त्रियाँ अकेले पार नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि पुरुष उन अवैध अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ने की ताकत अर्जित करे जो परंपरा ने स्त्रियों को हक मारकर उन्हें दिए हैं। और फिर देखिए, इसके जरूरी है कि पुरुष उन अवैध अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ने की ताकत अर्जित करे जो परंपरा ने स्त्रियों का हक मारकर उन्हें दिए हैं। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ाया जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोड़ गरम के लिफाफे के बनने से पहले भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हे परमपिता परम पुरुषों बख्शो हमें बख्शो। यानी कि अच्छी आपको पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ाया जाता है कागज़, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोड़ गरम के लिफाफे के बनने से पहले भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हे परमपिता परम पुरुषों बख्शो अब हमें बख्शो। देखिए यहाँ देखिए महिला शक्ति संपन्नीकरण चुनौतियाँ और संभावनाओं की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका जेरमेन गिरी का मानना है, जेरमेन गिरी का मानना है कि पुरुष देखिए यहाँ पर क्या पुरुष अगर आज बदला हुआ नज़र आता है तो इसलिए नहीं कि वह फेमिनिस्ट नारीवादी रवैया अख्तियार कर रहा है, वस्तुतः वह आर्थिक दबाव का उदार नज़र आ रहा है। और यह सच है कि औरत की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता ने पुरुष का जीवन कहीं ज़्यादा सहज और आसान बनाया है। ये देखिए वह पुरुष चाहे पिता हो या भाई हो या पति, लेकिन यह विडंबना ही है कि भारतीय समाज में खासतौर पर पुरुष के लिए महिलाओं की यह स्थिति स्वीकार कर पाना बहुत ही अपमानजनक हो गया है। बहुत ही अपमानजनक हो गया कि परिस्थितियों के विरुद्ध अनेक चुनौतियों से लड़ती अकेली स्त्री के संघर्षों को पुरुष ने अपने पूर्वाग्रहों कारण और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। स्त्री का संघर्ष किसी भी मायने में पुरुष के खिलाफ संघर्ष नहीं है, बल्कि उनके साथ एक बराबर के व्यक्ति के तौर पर संबंध बनाने का प्रयास है। वस्तुतः स्त्री के तमाम संघर्ष पुरुष के खिलाफ ना होकर उन तमाम स्त्रियों के खिलाफ है जो उसे कभी शक्ति संपन्न होने ही नहीं देती, जहाँ उसके सशक्त होने के हर प्रयास का दमन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या एक खास बात जो यहाँ पर देखिए अक्सर सभी महिलाओं को इस आधार पर सशक्त मान लिया जाता है। कि फला महिला देश की प्रधानमंत्री बन गई, फला महिला देश की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष है। देखिए फला महिला किसी कंपनी के CEO बन गई, फला महिला किसी कंपनी के CEO बन गई। देखिए आदि ऐसे तर्क देकर यह साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है कि चूंकि अमुक क्षेत्रों में महिलाएं सर्वश्रेष्ठ पदों पर पहुंच चुकी है, इसलिए भारत में भी महिलाएं सशक्त हो रही है। शक्ति संपन्नीकरण की तब बढ़ रही है। देखिए हमने उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली चंद शक्ति संपन्न सफल 1 या 2% महिलाओं के आधार पर महिलाओं को सशक्त ठहराने की कोशिश से तो भरपूर की, परंतु क्या कभी उन 18% महिलाओं का सोचा जो आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए अपने अस्तित्व की खोज में मुक्ति की तलाश में दर बदर भटकने को मजबूर है। शक्ति उसको दी जाती है जिसकी कुछ सत्ता हो, परंतु यहाँ तो महिलाएं जीवन के सामान्य साधन जुटा ले, यह बड़ी बात है। खासकर उस समाज में जहाँ उन्हें एक वस्तु से इतर कुछ नहीं समझाता। देखिए एक समान नागरिक भी नहीं, पुरुषों की योग की सत्ता जिनके इतिहास वर्तमान और भविष्य सबके मूल में पुरुष है। उस पुरुष की सत्ता को छीनने का दुस्साहस एक कमजोर महिला को करे, यह कैसे संभव है? मर्दवादी इसे कैसे स्वीकार कर लेगा? भला महिलाओं को दिए गए राजनीतिक अधिकार में पुरुष ने किस तरह से पेट बनाई है? उनमें कुछ पदों का यह समनमूना देखने से पता चल जाएगा कि जहाँ महिलाएं भले ही प्रधान बनी हो, मगर निर्णय प्रधानपति ही करेंगे। वह तो मात्र हस्ताक्षर करने के लिए ही बनी है और कमोबेश यह स्थिति विधायक और सांसद पत्नियों की भी है। सांसद विधायक या फिर प्रधान महिला, देखिए सांसद विधायक या फिर प्रधान महिला पति के विरुद्ध जाए या इसकी कल्पना भी उसके लिए असंभव है।
यहाँ देखिए हालाँकि महिला शक्ति संपन्नीकरण के देखिए हालाँकि महिला देखिए यहाँ पर क्या कि हालाँकि महिला शक्ति संपन्नीकरण की जितनी चुनौतियाँ हैं, संभावनाएँ भी उतनी ज़्यादा है। क्योंकि पीछे देखिए यहाँ पर क्या क्योंकि पिछले 100 वर्ष और देखिए वर्तमान की महिलाओं की स्थिति की तुलना करें तो कुछ सकारात्मक मूलभूत बदलाव ज़रूर आए हैं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की दीवारें भी हिली है। उनके शोषण के आसान तरीकों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं। विभिन्न खेलों से लेकर सेना, राजनीति, मीडिया और फिल्म हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। देखिए परिवर्तन चाहे सोच में हो या चाहे समाज में एक दिन में नहीं लाया जा सकता। इसमें सदियाँ लग जाती है। शुद्ध दलित स्त्री देखिए शुद्ध दलित स्त्री इन तीनों के प्रति बाहर आज़ादी के पहले और उसके बाद की परिस्थितियों में काफ़ी फ़र्क आया है। दमित और उपेक्षित इन तीनों वर्गों के प्रति समाज के नज़रिए में तो बदलाव आया ही है। साथ ही साथ हमारे नीति निर्माताओं ने ऐसे समाज की रचना की, ऐसे नियम कानून बनाए, संविधान में आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की गई तथा ऐसे ही कानूनी प्रावधान किए गए जिससे इन वर्गों को अधिकार मिल रहे हैं। ये आर्थिक रूप से देखिए आप क्या ये आर्थिक रूप से देखिए आप ये आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल भी हो रहे हैं। परंतु ज़मीनी हकीकत यही है कि मुख्य धारा में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। हमारे वर्तमान संविधान में तो महिलाओं के उनके हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान कर दिए गए, परंतु यह विडंबना ही है कि व्यावहारिक रूप में इन प्रावधानों को स्वीकारता ना के ही बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या नारीवादी विमर्शों और महिला अधिकारों के लिए किए गए विभिन्न आंदोलनों में दो स्तरों पर स्त्रियों के अधिकारों की वकालत की गई। देखिए पहला निजी पसंद नापसंद के आधार पर और दूसरा सामूहिक अधिकारों का स्तर पर सामूहिक अधिकारों का स्तर पर निजी अधिकारों के तहत। देखिए जिस बात पर बात सबसे ज़्यादा हुई है वह स्त्री का अपने शरीर पर अधिकार, जहाँ उसकी यौन स्वतंत्रता उसकी इच्छाओं से जुड़ी है। उसका शरीर उसके पति की मिल्कियत नहीं है, बल्कि इस पर सबसे बड़ा अधिकार स्वयं उस स्त्री का है। बाकी चीज़ें उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। देखिए सामूहिक अधिकारों के तहत नारीवाद ने पैतृक संपत्ति में लड़कियों के देखिए यहाँ देखिए सामूहिक अधिकारों के तहत नारीवाद ने पैतृक संपत्ति में लड़कियों की समान भागीदारी यातनादायी और उत्पीड़क व्यवहारिक संबंधों से अलग होने के लिए तलाक का अधिकार, स्त्रियों के सामाजिक रोजगार, समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन और समाज तथा राजनीतिक स्तर पर निर्णयों में समान भागीदारी के मुद्दे उठाए हैं। परंतु सिद्धांत और विचार के स्तर पर जिन स्त्री अधिकारों को स्थापित करने में सफलता मिली, उन्हें परिवार और समाज के स्तर पर अभी आमतौर पर व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका है। स्त्री विरोधी तमाम मूल्य इतने ठोस तरीके से समाज में स्थापित हो गए हैं कि इनकी जड़ों को हिलाना इतना आसान काम नहीं है। राज्य के अधिकारी वर्ग, पुलिस और कानून द्वारा भी स्त्री के साथ जो भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है वह औरत को सभी प्रकार के अपमान और अनाचार को सहने के लिए विवश करता है। देखिए महिला शक्ति देखिए यहाँ पर क्या महिला शक्ति संपन्नीकरण की जितनी चुनौतियाँ हैं संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा है। क्योंकि पिछले 100 वर्ष और वर्तमान की महिलाओं की स्थिति की तुलना करें तो कुछ सकारात्मक मूलभूत बदलाव ज़रूर आए हैं और देखिए यहाँ पर ज़रूर आए हैं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की दीवारें भी हिली है। एक उनके शोषण को आसानी तरीकों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं। विभिन्न खेलों से लेकर सेना, राजनीति, मीडिया और फिल्में हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। परिवर्तन चाहे सोच में हो चाहे समाज में एक दिन में नहीं लाया जा सकता। इसमें सदियाँ लग जाती है। शुद्ध दलित स्त्री इन तीनों के प्रतिभार में आज़ादी के पहले उसके बाद की परिस्थितियों में काफ़ी फर्क आया है। फिर आपको आगे देखिए क्या संपन्नता और देखिए यहाँ पर क्या कि संपन्नता और स्वतंत्रता की सुंदर देखिए संपन्नता और देखिए यहाँ पर क्या कि संपन्नता देखिए यहाँ पर क्या कि संपन्नता और स्वतंत्रता की सुंदर शब्दावली गढ़ने में दक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासन तंत्र में भी स्त्रियों की भागीदारी सिर्फ 15% ही है। दुनिया के अव्वल माने जाने वाले 96 देशों के विधानमंडल उन्हें अभी तक सिर्फ 10% जगह ही मिल पाई है। अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाएं हमेशा घरेलू हिंसा का शिकार होती है अथवा इस आशंका से आशंकित रहती है कि पाकिस्तान नाभिक के अस्त्र बनाकर भले ही खुद के प्रगतिशील होने का दावा करे, मगर वहाँ की न्याय व्यवस्था का असर आज भी यह है कि वहाँ दो महिलाओं की गवाही को एक पुरुष के बराबर माना जाता है और वहाँ 70% महिला अपराधी जिन जुर्मों में सजा काटे उन्हें पुरुषों के संबंध अपराध माना ही नहीं जाता है। भारत में प्रति पुरुषों
927 महिलाएं ही बची है। भारत में हर 20वीं औरत जीवन को किसी न किसी अवस्था में आत्महत्या का प्रयास करती है। युद्ध से होने वाले विस्थापन के शिकार दुनिया भर के शरणार्थियों में औरतें और बच्चे हैं। स्त्री विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे क्रूर हथियार बलात्कार है। यह सच है कि महिलाओं को दिए गए शक्ति और अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, परंतु इन चुनौतियों के बीच एक संभावना, देखिए यहाँ पर एक संभावना की खोज अवश्य की जा सकती है। स्त्री अधिकार का सीधा संबंध जीने अधिकार से इसे खेत जमीन पर्यावरण संरक्षण तथा मजदूर आंदोलन से जोड़े जाने की जरूरत इसी से खेत जमीन पर्यावरण संरक्षण तथा मजदूर आंदोलनों से जोड़े जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर एक गैर सरकारी स्त्री आयोग बने जो निगरानी और दवा समूह का काम करे। प्रशासन और पुलिस जहाँ न्याय दिलाने में अक्षम साबित हो वहाँ वह आयोग न्याय प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप कर सके। स्त्री को मनुष्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई समाज के भीतर रहकर ही लड़नी चाहिए। स्त्री को सशक्त बनाने का लक्ष्य एक प्रति पुरुष बनाना ही नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच अधिकतर समानता स्त्री को सशक्त बनाने का लक्ष्य उसे एक प्रति पुरुष बनाना नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच अधिकतम समानता पट्टी के एक ऐसे समाज की रचना करना जहाँ स्त्री पुरुष से एक दर्जा नीचे रहने के दर्द से अस्थायी रूप से मुक्ति हो सके। फिर देखिए, अब उभरती हुई नारी शक्ति सही वस्तु स्थिति की बात यहाँ पर की गई है। देखिए अब देखिए, आज की नारी जीवन और समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखानी चाह लगती है। आज की नारी जीवन समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा करके दिखाना चाहती है, कर दिखानी चाह लगती है। उसमें छटपटाहट है आगे बढ़ने की। वो अपनी अथाह मेहनत और लगन से एक सशक्त इबारत लिखने के लिए बेताब है। तमाम बाधाओं के बावजूद महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। यह सच है कि जीवन का हर क्षेत्र महिलाओं के बिना अधूरा है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि तुम हो तो ये घर लगता है, तुम हो तो ये घर लगता है वरना इसमें डर लगता है, तुम हो तो ये घर लगता है वरना इसमें डर लगता है। देखिए यहाँ पर क्या भारतीय समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त रही है। स्त्रियों को शक्ति की साकार प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जाना जाता है। देखिए यहाँ स्त्री को देवी की संज्ञा दी जाती है एवं लक्ष्मी एवं दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा जाता है। भारतीय इतिहास का पारंपरिक वैदिक युग से होता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। उस युग में नारी का समाज में आदर था। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करती थी। उससे पुरुष के समान ही सभी अधिकार प्राप्त थे। गार्गी मैत्रेय उस युग की ऐसी नारियां जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ऋषियों का पद प्राप्त किया था। किंतु कालांतर में पुरुष महिलाओं के अधिकारों को छीनता गया और महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आती गई। नारियों को देखिए है माना जाने लगा। इसके कई उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे क्यूसीडाइडीज की सम्मति थी कि जिस प्रकार किसी सब स्त्री का शरीर उसके मकान के अंदर बंद रहता है वैसे उसका नाम भी बंद रहना चाहिए। सुकरात यह मानता था कि नारी सभी बुराइयों की मूल है। उसका प्यार पुरुषों की घृणा से अधिक भयावह है। मनु के अनुसार तो स्त्री के पति सिवाय गुरुकुल में वास और गिरिकार्य अगिन होम है। 19वीं शताब्दी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए कि उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ। 19वीं सदी के दौरान स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी को लेकर मूलभूत प्रश्न उठाए गए। पुरुषों के समान, देखिए यहाँ पर क्या, पुरुषों के समान ही नारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, चिकित्सा सुविधाओं, गर्भपात के कानूनी अधिकार आदि के लिए समाज एवं राज की ओर से प्रयत्न किए गए। 19वीं सदी को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, तो वही 21वीं सदी को महिला की सदी के नाम से जाना जाएगा। जिस सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने पर पाबंदी थी, आज वहाँ स्त्रियां विमान उड़ा रही है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं एवं पुरुषों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या, इसके अलावा अनुच्छेद 15, इसके अलावा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 39 में भी महिलाओं के समानता अधिकार की बात कही गई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस समय महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाया भी गया है। कई मोर्चों पर महिलाओं ने साबित कर दिखाया कि वे किसी से कम नहीं, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक या पारिवारिक क्षेत्र हो, या खेल का मैदान हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या फिर वकील का पेशा, सभी में वे अपनी जगह बनाती जा रही है। वह घर में बैठी बहन, माँ या पत्नी जैसे विभिन्न रूपों में रिश्ते नाते को बखूबी निभा रही है। तो साथ ही देखिए, तो साथ ही घर की चौखट के बाहर स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, व्यवसाय एवं प्रशासन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। देखिए यहाँ पर क्या, इन विभिन्न क्षेत्रों में सानिया मिर्जा, देखिए एमसी मैरी कॉम, स्मिता महाजन एवं ममता बनर्जी जैसी महिलाओं ने भी एक मिसाल पेश की है। देखिए हालांकि आज की नारी निरंतर सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है, किंतु आज भी उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। कि देखिए दयनीय है। जितनी तेजी यहाँ पर क्या, जितनी तेजी देखिए, जितनी तेजी से वे नित्य नई उपलब्धियाँ हासिल कर रही है, उतनी तेजी से उनके खिलाफ होने वाली हिंसाएं बढ़ती जा रही है। इनके अब देखिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या, इसके अलावा सालों पुरानी कुरीतियाँ ने अब भी भारतीय समाज में जड़ें जमाई हुई है, जो कि नारी सशक्तिकरण में कमजोर, जो नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। देखिए यहाँ पर क्या कि महिला सशक्तिकरण का एक पहलू यह भी है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव शहरी एवं उच्च वर्ग की महिलाओं में देखा जाता है। देखिए जबकि निम्न वर्ग एवं गांव की महिला अभी अशिक्षित एवं दबी कुचली की ही हैं। यहाँ तक अशिक्षित होने के कारण उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या है। कानून एवं संविधान के बारे में उनमें कोई जागरूकता नहीं है। देखिए चूँकि लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, इससे जरूरी है कि ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाए। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि आधी आबादी को उपेक्षा करके हम एक विकासशील देश या विकसित देश नहीं बन सकता। देखिए विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि लड़के और लड़कियों दोनों में समान शिक्षा का प्रसार किया जाए। कहा तो यहाँ तक गया है कि यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए वुमेन, यू एजुकेट ए जनरेशन। देखिए नारी को पुरुष के समकक्ष खड़ा नहीं होना है, बल्कि पूरक शक्ति के रूप में उभरना है। नारी एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह पुरुष के अभाव में नारी का कोई मूल्य नहीं है। देखिए यहाँ इसलिए पुरुष को अपना प्रतिद्वंदी मान लेना, उनसे घृणा करना सशक्त कहलाना नहीं है, बल्कि दोनों के आपसी सहयोग से एक विकसित समाज की नींव रखी जा सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए हमारे देश में पिछले 4 दशकों में महिला साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। जहाँ 1971 महिला साक्षरता दर आपको 22% थी, वहीं यह आपको 2011 में बढ़कर 64.6% हो गई। यह बदलाव इसलिए भी हो सका क्योंकि लड़कियाँ, विशेषकर ग्रामीण एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को हाशिए से निकालने की विभिन्न सरकारों से मुफ्त किताबें, मुफ्त पोशाकें, छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास एवं मिड डे मील जैसे प्रोत्साहनकारी कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, देखिए चलाई जा रही है, जिनसे ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वास्थ्य स्त्री योजना, स्वास्थ्य स्त्री योजना। उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए क्या, सैनिटरी मार्ट योजना, कामधेनु योजना, किशोरी बालिका योजना आदि योजना राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जैसे महिलाएं सशक्त हो रही है, महिला पुरुष का भेद भी कम होता जा रहा है। अब स्त्री पुरुष के बीच की वर्जनाओं की दीवार टूट चुकी है। जीवन के सही क्षेत्रों में दोनों की भागीदारी है। शिक्षित होने के साथ ही नारी ने जाना है कि वह नारी है, और नारी होते हुए अपना समस्त अस्तित्व संजो कर उसे पुरुष के साथ खड़े होने का अधिकार है। नारी को पुरुष बनकर पुरुष के समकक्ष खड़ा नहीं होना है, बल्कि पूरक शक्ति के रूप में उभरना है। नारी एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह पुरुष के अभाव में नारी का कोई मूल्य नहीं है। इससे पुरुषों को अपना प्रतिद्वंदी मान लेना उससे घृणा करना सशक्त कहलाना नहीं है, बल्कि दोनों के आपसी सहयोग से एक विकसित समाज की नींव रखी जा सकती है। देखिए नारी ने धीरे धीरे खुद को जाना है।
नारी धीरे धीरे खुद को जाना, अपनी शक्ति और गुणों को पहचाना है, फिर भी वो अपने अनुसार खुद को प्रतिष्ठित करने के संघर्षशील रही है। इसलिए विरोध, अवरोध, तिरस्कार, बहिष्कार को नकारते हुए उससे आगे आना होगा। तभी वह देखिए यहाँ पर क्या तभी वह समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती है और साथ ही अपनी सार्थकता भी सिद्ध कर सकती है। नारी मुक्ति का संघर्ष लंबा है और इससे मुख्यतः स्वयं नारी को लड़ना है, लेकिन यह लड़ाई पुरुष वर्ग के विरुद्ध ना होकर पुरुष प्रधान समाज के नारी विरोधी अवमूल्यों के प्रति होनी चाहिए। सदियों ने जिस झाड़ झंकार भरे कंटीले उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह दौड़ती नजर चल रही है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कि लेकिन यह लड़ाई पुरुष वर्ग के विरुद्ध ना होकर पुरुष प्रधान समाज के नारी विरोधी अवमूल्यों के प्रति होनी चाहिए। देखिए सदियों से जिस झाड़ झंकार भरे कटी उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह दौड़ती चल रही है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, मंजिल अभी बहुत दूर है। इस तरह समाज एवं अपनी संस्कृति से जुड़ी वर्तमान परिवेश की चुनौतियों को स्वीकार करके महिला सृजन सफल हो रहा है और होगा। आज की बढ़ती हुई नारी के लिए यह कहना उचित होगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। देखिए कमजोर है, देखिए यहाँ पर कोमल है कमजोर नहीं तू, देखिए कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या है कि भारतीय फिल्म महिला की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है। भारतीय फिल्मों आपको महिला की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखिए इस निष्ठुर संसार में उसे अपनी मुस्कान का भरोसा शुरू से बहुत था। इस निष्ठुर संसार में उसे अपनी मुस्कान का भरोसा शुरू से बहुत था, जिससे वही चारों ओर फैले चमकीले अपमान को थामे रहेगी। एक उपरोक्त पंक्तियाँ भारतीय सिनेमा स्त्री संघर्ष के इतिहास को बेहद संवेदनशील ढंग से उभारती है। भारतीय हालांकि उस यथार्थ को कम ही दिखा पाता है, पर उसने स्त्री की जो भी छवि निर्मित की है वे उसकी मुस्कान की निष्पत्ति, वे उसकी मुस्कान के देखिए यहाँ पर क्या हुए उसकी मुस्कान की निष्पत्ति एवं अपमान के देखिए यहाँ पर क्या अपमान के छींटों के इर्द गिर्द ही रही है। फिर एक बात तो कहना ही होगा कि आम भारतीय समाज जिस नारी की छवि करना चाहता था या करता रहा है, या देखिए वो अभिजन कल्पना रोग की नारी है। बाजार की मांग के लिए ही उसका सृजन हुआ है। वह हमारे आम घरों की माँ बहनों या चाचियों में से तो नहीं है। देखिए मैं हीन तो सुख वैभव विचरती है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या मैं हीन सुख वैभव में विचरती है भद्र महिलाएं, अंतहीन प्रेम की भंगिमाएं पसारे लताओं से लिपटी, राजकाज वाले समाज में गुनगुनाती, जिनमें कहीं नहीं दिखता कोई माँ सा चेहरा। देखिए बहनों के पीले मुख उदास किसी दुख की छाया, अपमान के छींटे। देखिए पर इसके अपवाद भी है। ये अपवाद हिंदी सिनेमा से शुरुआत में ही मिल जाते हैं। हिंदी सिनेमा की शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश एक गंभीर अपवाद जैसा था। सिनेमा एक स्त्री गंदा माध्यम माना जाता था। सिनेमा में काम करने वाली महिला औरतों को वैसा समझा जाता था। आज भी इस तरह आदिम सोच वालों की कमी नहीं है। इससे प्रारंभ में कई फिल्मों में मर्दों को औरत के भेष में आना पड़ा। स्थानीय रामलीला एवं नौटंकियों में तो अभी भी जारी है। बाद में सोचना रूबी मायर, देविका रानी, फातिमा बेगम, मेरी इवांस, नाइडिया और दुर्गा खोटे जैसी साहसी महिलाओं ने फिल्मों में स्त्री का रास्ता तैयार किया। देखिए देविका रानी जो भारतीय सिनेमा की पहली स्टार थी, वे अभी अतुलनीय है। अपने पति हिमांशु रॉय के बॉम्बे टॉकीज के लिए उन्होंने यादगार फिल्में दी। 30 के दशक का वह प्रगतिशील दौर आज आश्चर्य एवं ईर्ष्या पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पर क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसे आई मेरी इवांस ने भारतीय फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया। पश्चिमी परिवेश में पली बड़ी इवांस हंटर वाली नाडिया के का नाम से मशहूर हो गई। देखिए फियरलेस नाडिया ने रॉबिन हुड जैसी भूमिका निभाते हुए फिल्मों के सारे स्टंट खुद किए। 40 एवं 50 के दशक में सुरैया, मधुबाला, मीना कुमारी एवं नूतन की बेमिसाल अदाकारा ने भारतीय फिल्मों की पहचान पूरी दुनिया में बना दी। नरगिस की मदर इंडिया ने भारतीय वेदना, भावना, शोक एवं शौर्य की अद्भुत छवि फिल्म के पर्दे पर उतारी। फिल्म देखिए यहाँ पर क्या फिल्म ऑस्कर के नामांकन तक पहुंची। मदर इंडिया ने भारतीय क्या कि मदर इंडिया ने
हाँ, मदर इंडिया ने भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित किरदार गढ़ा, पर सबसे प्रतिष्ठित किरदार गढ़ा। देखिए जुआ कंधों पर, देखिए जुआ कंधों पर रख के हल खींचती हुई नरगिस संघर्षशील पर आदर्श स्त्री का भारतीय प्रतीक बन गए। हालांकि यह फिल्म भी अंततः औरत की लाचारी ही दिखाती थी। 30 के दशक के विपरीत 40 से 50 दशक का दशक मुनाफायुक्त था। बड़े बड़े स्टूडियो खत्म हो रहे थे, सिनेमा सामाजिक फोरम की जगह पर व्यावसायिक उपक्रम हो गया था। मनोरंजन ही सर्वोपरि था। अछूत कन्या, दुनिया ना माने जैसी सामाजिक परिवर्तन प्रेरित फिल्मों का दौर समाप्त हो चुका था। चूंकि दर्शकों में अधिकांश पुरुष होते थे, इसलिए फिल्म निर्माता का अर्थशास्त्र उनकी मांग के अनुसार देखिए और यहाँ पे क्या कि आपको क्या पुरुष होते थे, इससे उनके फिल्म निर्माण का अर्थशास्त्र उनकी मांग के अनुसार ही झुकता गया। स्त्री का काम यह था कि वह मर्दाना हिस्से को अपील करे। परिवार या समाज में स्टूडियो टाइप खनिजों को छुपा को खनिज छवियों स्टूडियो छवियों को रूपाकार दे। जिन फिल्मों में ऐसे आदर्श नारी चरित्र थे वे सफल है। इससे महिला चरित्रों का गठन और भी लकीरी होता गया। यह दशक महिला छवियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। बंदिनी सुजाता जैसे यादगार फिल्मों में नूतन के यथार्थ पर किरदार सामने आए। मुगले आजम में मधुमाला ने सत्ता से उलझती औरत की शानदार भूमिका की, पर महिला की आज़ाद एवं प्रगतिशील छवि करने में इस दौर का सिनेमा अक्षम रहा। गौरवान्वित माताएं दयाद्री तवायफ पुरुषों के लिए खुशियां कुर्बान करती गुणगान स्टू टाइप प्रेमिका इस दौर में आई। पाकीज़ा, बरसात, आवारा, अंदाज ये आन जैसी फिल्मों में नायक का कमोबेश यही अंदाजा हावी रहा। देखने में यह गुण था पर था वाकई भयानक उत्पन्न ऐसा महिमा मंडन जो औरतों को चुनने की आज़ादी नहीं देता। पीढ़ियाँ देखिए, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा परिता। किसी मूर्ख की हो तुम, किसी मूर्ख की हो परिणीता। निज घर बाहर बसाइए, देखिए निज घर बाहर बसाइए। होए कटीली आँख गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली। घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाइए। देखिए आपको फिर कहा गया क्या कि 50 के दशक के बाद और भी बुरे दिन आए। स्त्री काम महज ग्लैमरस मासूकाओं का रह गया, जिनका यहाँ पर क्या कि देखिए जिनका अस्तित्व सिर्फ नायकों के दैहिक सुख के लिए था। सुरक्षा एवं पूर्णता बोध के लिए वे पूरी तरह पुरुष से आश्रित था। वह गाने लग गए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता और फिल्म खानदान। देखिए हाँ साहब, देखिए हाँ साहब, बीबी एवं गुलाम एवं गाइड के नारी के अलग चित्रों के दर्शन हुए। गाइड को रोजी तो देखिए गाइड की रोजी तो जैसे स्त्री स्वातंत्र की भारतीय घोषणा ही करती हुई दिखती है। कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधर बांधे पायल, कोई ना रोके दिल की उड़ान को। देख कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को। देखिए पर रोजी की ये पुकार जैसे अनसुनी हो गई। 60 से 70 के दशक पर एक बेकार सा छिछोरापन हावी रहा और 80 के दशक में तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत में चली गई। अकल्पनीय हिंसा एवं एंग्री यंग मैन के शोर में स्त्रियां सैया मैं तोड़े पैया परूँ के जैसे चित्र बनकर रह गई। सब कुछ एक सुनिश्चित ढांचे में से बंधा यानी फॉर्माबद्ध हो गया। निरुपमा रॉय जैसी माएँ, तबसुम जैसी बहनें, ललिता पवार जैसी सासें, नादिरा जैसी खलनायिकाएँ हर दूसरी फिल्म देखने लगी। वह युग था जब नारी को जीन्स या स्कर्ट पहना देने भर से खराब चरित्र का मान लिया जाता था। वर्जिनी की पवित्रता के वर्जिनिटी पवित्रता की अनिवार्य शर्त थी। जवां खूबसूरत मासूम फिर भी दिलकश आसानी से वश में आ जाने वाली फर्मा बड़ेदार त्यागी औरतों का मानक यहाँ कायम हुआ। यह देखिए यह सिनेमा बताता है कि औरत की जगह घर में ही है। उनकी समस्त ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता का प्रयोग एक पुरुष को पाने एवं उसकी ही बने रहने में। शादी ही असली जीवन का पासपोर्ट है और मातृत्व उसका चरम। ताकतवर एवं फैसलाकुन भूमिका पुरुष के वे शायद ही अपनी शर्तों पर जीवन जीते दिखती है।
जीवन जीते जी देखिए इन फ़िल्मों के यहाँ देखिए इन फ़िल्मों के पुरुष बहादुर एवं स्त्री अच्छी होती है, इन फ़िल्मों के पुरुष बहादुर एवं स्त्री अच्छी होती है, पर इस फ़ॉर्मूलाबद्ध देखिए यहाँ पर क्या पर इस फ़ॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या पर इस फ़ॉर्मूलाबद्ध मुख्यधारा के सिनेमा के बरकस भी ऐसा सिनेमा बना जिसमें नारी को सही ढंग से चित्रित किया गया। प्रगतिशील कामकाजी स्वावलंबी स्वतंत्र चेता स्त्री की धारा समांतर फ़िल्मों फिर सिनेमा में चित्रित हुई। गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी वासु चटर्जी जैसे जैसे मुख्य धारा के सिनेकारों ने भी स्त्री की अस्मिता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया। ऋषिकेश मुखर्जी से मिली अनुराधा अनुपमा गुड्डी खूबसूरत शानदार स्त्री चरित्र वाली फिल्मों दी। वासुदा ने तीसरी कसम, सरा आकाश, रजनीगंधा और गुलजार ने परिचय, कोशिश, खुशबू, आंधी, मौसम, नमकीन, मीरा, इजाजत, लेकिन लिबास जैसी फिल्मों में मजबूत सिनेमाई स्त्री चरित्र दी है। इस मामले में हिंदी सिनेमा ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रीय सिनेमा ने निभाई। सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्ण, अरविंदर जैसे प्रगतिशील फिल्मकारों ने भी नारी चरित्र को विस्तार दिया। सत्यजीत रे की महान फिल्म पथेर पंचाली 1955 में आई, पर इसका यथार्थ अभी कायम है। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ अप्पू को है, दुर्गा को नहीं। दुर्गा को काम करना है और कुपोषण जनित रोगों से मर जाना है। उनकी फिल्म अपराजिता में भी माँ बेटे के संबंध को बेहद संवेदनशील तरीके से फिल्माया गया। ऋत्विक घटक की सुवर्ण रेखा भी स्त्री संवेदना एक मिसाल है। गौतम घोष ने देखिए यहाँ पर क्या गौतम घोष ने गुड़िया, ऋतुपर्णो घोग ने तितली, चोखन वाली रेनकोट, देखिए त्रिगंगा जैसी लीक से हटकर फिल्म बनाई जो स्त्री संवेदना को विस्तार देती है। देखिए यहाँ पर क्या विस्तार देती है। देखिए यहाँ पर ग्रीस कर्नाड की वंश वृक्ष उत्सव एवं संस्कार जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को भी रास्ता दिखाया है। यहाँ पर क्या कि आपके यहाँ पर एक खास बात जो है कि हिंदी सिनेमा यहाँ पर क्या कि हिंदी सिनेमा की समांतर धारा ने सिनेमा की समांतर धारा ने सत्यजीत रे, मृणाल सेन से प्रभावित होकर स्त्री की विशिष्ट छवि चित्रित किए। श्याम बेनेगल की घमंड मंडी, सुषमन और सदरी बेगम की भूमिका, कुमार सानी की माया दर्पण, कस्बा मणिकौर की दुविधा, उसकी रोटी जैसी फिल्मों एवं फिल्मकारों ने महिलाओं की एकांगी छवि को विस्तार किया। अस्मिता मंथन भूमिका, मिर्च मसाला, चक्रमंडी, देखिए शाहबाना मतलब आपको अजमी, अंकुर, निशांत, जुनून, स्पर्श, अर्थ, पार, मृत्यु, गॉड मदर, हरी भरी, दीप्ति, नंबर, साथ आंखें, कक्षा आंखें, देखिए साथ आंखें, कथा, एक बार फिर लीला, मिर्च मसाला जैसी अभिनेत्रियों ने सिनेमा की स्त्री छवि का रचनात्मक विस्तार किया। कुछ महिला फिल्मकारों की जैसे आपको सही प्राजपे की स्पर्श, अर्पणा सेन की परोमा, सती एवं 36 चुरंगी रेन, दीपा मेहता की वाटर, फायर एवं अर्थ, मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, कामसूत्र, मानसून वेडिंग एवं नेमसेक, अरुणा राजे की रिहाई, सुहासिनी मूले की चौथी कूट जैसी फिल्मों ने यहाँ पे स्त्री संदर्भों एवं स्त्री का पक्ष विस्तार ही क्या है। स्त्री संदर्भ एवं स्त्री का पक्ष विस्तार ही क्या है। नागेश कुक नूर की डोर, देखिए यहाँ पर क्या नागेश कुक नूर की डोर इस संदर्भ में एक निराली फिल्म है जो सांचे से बाहर आने को देखिए यहाँ पर क्या कि जो सांचे से बाहर आने को प्रयत्नरत स्त्री का चित्रण करते हैं। हिंदी फिल्मों में नारी प्रधान, देखिए हिंदी फिल्मों में नारी प्रधान फिल्में देखिए खूब आई, पर ऐसे असाधारण प्रयासों की कमी रही जो भारतीय नारी की छवि को नया संदर्भ दे सके। हालांकि जुबेदा, लज्जा, चक दे इंडिया, मैरी कॉम, बाजार, उमराव जॉन, माया, मेमसाब, फिलहाल, चमेली, फैशन, हीरोइन, सात खून माफ, मर्दानी, हाईवे, बैंडी क्वीन, चांदनी बाल जैसी फिल्में नारी चरित्रों के बनाए सांचे को तोड़ने में कामयाब रही। यहाँ देखिए क्या है कि क्वीन देखिए यहाँ पर क्या कि क्वीन मसान, देखिए यहाँ पर क्या कि क्वीन मसान, तनु वेंडस, मनु रिटर्न्स जैसी समकालीन फिल्में हिंदी सिनेमा का नया व्याकरण लिख रही है। बिल्कुल ही पतिव्रता, सती सावित्री, सजीरी नायिकाओं, मर्क अथवा हृदय परिवर्तन करके आदर्श मजबूत करती खलनायिकाओं से अब नए सिनेमा का उभरने लगे हैं। वे अब इस स्टीरियोटाइप स्थापना की स्त्री है तो
घर है, देखिए वे अब इससे स्टीरियोटाइप स्थापना की स्त्री है तो घर है, संसार है, धरती अपनी धुरी से खिसक जाएगी। और यदि औरत घर से बाहर निकली, संसार की लीला देखिए संसार की लीला उलट-पुलट हो जाएगी, घर परिवार बिखरे जाएँगे, सभ्यता नष्ट हो जाएगी, देखिए सभ्यता नष्ट हो जाएगी। सभ्यता यहाँ पे देखिए सभ्यताएँ नष्ट हो जाएगी, सभ्यताएँ नष्ट हो जाएगी, इससे तंग आ गए। देखिए ऐसे में औरत घर संसार बनाने के लिए अपना वजूद जोड़ने के लिए अभी तक अभिशप्त दिखाई गई थी। पर यहाँ देखिए पर हिंदी सिनेमा की नवीन क्वीन ने इस जड़ता को तोड़ा। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। क्वीन की नायिका यहाँ पे क्या क्वीन की नायिका महसूस करती है कि दुनिया उतनी भयावह एवं बुरी नहीं है जितना औरतों को डराने के लिए मर्दों ने बता रखी है। वह इस सुरक्षित दुनिया बेहतर है जहाँ वह पति कठपुतली बनकर रहती है। इसी बाहर दुनिया में उनका वजूद छिपा है। यह हिंदी सिनेमा की नई रानी कोई क्रांतिकारी डायलॉग नहीं मारती, सिर्फ दुनिया के आईने में खुद को देखती है, अपने अस्मिता की तलाश करती अंत में अपने पूर्व प्रेमी एवं होने वाले पति को जिसने उसे शादी के लिए 2 दिन पहले ठुकरा दिया था, खामोशी से अंगूठी वापस करते हुए थैंक्स बोलती है। ये थैंक्स बहुत गहरे अथवारे हैं, ये औपचारिकता नहीं है। वह कहना चाहती कि अच्छा हुआ नायक ने उसे छोड़ दिया और वह कैद भरी जिंदगी को छोड़कर पूरी दुनिया की हो गई। इम्तियाज़ अली की फिल्म हाईवे में भी ऐसा कुछ संदेश है। बिंदास रोमांटिक नायिका पाते कि वह किडनैप है तो आज़ाद है, पर घर में वह असुरक्षित थी। देखिए वह किडनैपर खूंखार शख्स उसके चाचा से अच्छा है जो बचपन में चॉकलेट देकर उसके साथ बलात्कार करता था। हालांकि इन फिल्मों में दिखाई गई बाहर की दुनिया की तरह वास्तविक दुनिया इतनी आसान नहीं है। प्रमुख बात यह है कि इस सफ़र में सहज मनुष्य की तलाश का प्रश्न बहुत बड़ा है। स्त्री को बनाकर रखना कब बंद होगा, स्त्री बनाकर रखना कब बंद होगा, उसे मनुष्य का दर्जा कब मिलेगा। देखिए सिमोन द बुआ ऐसी ही परिस्थितियों के लिए कहती है स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। पुरानी फिल्म एक ऐसी किसी तलाश को कुर्फ मानती थी, पर अब वर्जनाएं टूट रही है। फिल्मों में महिलाओं को समाज के हिस्से के रूप में पेश किया जाना चाहिए। इसी में उन्हें पहचान बनाने का मौका देना चाहिए। प्रकाश झा की मृत्युदंड जैसी फिल्म ऐसे प्रयास करती दिखती है। फिर भी भारतीय सिनेमा को समावेशी होने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। यह भारतीय समाज की बरकस ही है। समतामूलक समाज बनाने में भारत की प्रगति बहुत धीमी है। औरत को देवी मानना भी यहाँ एक चतुर तरीका है। वह उस पर बड़ी अपेक्षाओं के बोझ डालने जाते हैं। वे त्याग उच्च पदस्थ बने रहने की कीमत चुकाती है। करवा चौथ, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, तीज, तुलसी सब पुरुष को खुश करने के तरीके हिंदी सिनेमा ने बड़े ही करीने से इन मिथकों को बढ़ावा दिया है। बी ए मैन प्रोटेक्ट वुमेन टाइप के उदाहरणों को हर दूसरी फिल्म में देखा जा सकता है, जो यह संदेश देती है कि महिलाएं किस तरह हिंतर है और उन्हें पुरुषों की रक्षा चाहिए। आज भी फिल्म अभिनेता हिट कराते हैं। ऐश्वर्या राय जो कौन फिल्म फेस्टिवल जूरी में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री रही है। कंगना रनौत एवं विद्या बालन ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है, पर अभी सफर बहुत लंबा है। अभिनेत्रियों ने आइटम सॉन्ग और आइटम नंबर की छवियों से ऊपर उठना होगा। देखिए अभिनेताओं का स्टारडम, उनका मेहनताना अभी महिलाओं के लिए अकल्पनीय है। सिनेमा के अन्य क्षेत्रों में सिर्फ संगीत है जिसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी महिलाओं ने राज किया, वरना भानु अथैया, ड्रेस डिजाइनर सरोज खान, फराह खान, डांस डायरेक्टर हनी ईरानी, स्क्रिप्ट राइटर जैसी कुछ महिलाओं को छोड़कर तकनीकी व्यावसायिक भूमिका महिला दखल कम ही रहा है। हाँ, महिला निर्देशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह सुखद है कि हमें उस दिन का इंतजार है जब भारत में भी एरिन बाक्रोविच, अमेरिकन ब्यूटी, फ्रिडा, सबरीना, मारिया फुल ऑफ ग्रेस, जूड, वेरोड्रिक, निफ्रोमैनिक, नोमरी, सीक्रेट लाइफ जैसी फिल्मों की तरह ही मजबूत महाराजे तरह से जाएंगे। आज की सजावटी देखिए यहाँ पर क्या आज की सजावटी एवं दोयम दर्जे की नागरिकता वाली सिमटी सी नारी की जगह मनुष्यता को विस्तार देने वाली नारी पात्र सामने आएंगे। उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए। मौसम चाहे जितना खराब हो उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। देखिए मौसम चाहे जितना खराब हो उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। यहाँ तक आपको यह रहा।